हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हम बात करेंगे आज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्यों है और ये क्यों लॉन्च किया गया और इसका फंक्शन क्या है, और टॉप जो एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। ओके, तो बैकग्राउंड जानना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, ठीक है, ये एक सिग्नेटरी जो 1972 में ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी। इसमें इंडिया ने बहुत सारे लॉज, जैसे लॉज टू कंट्रोल वाटर एंड एयर, और जो वाटर का था 1974 में लेकर आई और एयर का जो है 1981 में लेकर आई ये लॉज। तो ये जो लॉज लाए ये किसको मद्देनजर रखते हुए, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए ये जो लॉज लाया इन्होंने। वाटर का जो लाया, वाटर का लाया 1974 में, और एयर की बात करें एयर का लाया था 1981 में। देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इंडिया ने एक अम्ब्रेला एक्ट फॉर एनवायरमेंटल 1986 एक अम्ब्रेला एक्ट लेकर आई। कौन सा एक्ट? उसको हम कहते हैं अम्ब्रेला एक्ट, या आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल एक्ट 1986। अब जो ये एनवायरमेंट एक्ट लाया ये भोपाल गैस ट्रेजेडी को देखते हुए लाया, और इंडिया ने इसी जो 1986 में एनवायरमेंटल एक्ट लाया इसमें नोटिफाई किया EIA नॉर्म्स। कौन से नॉर्म्स? EIA नॉर्म्स। ये आपको याद करना रखना है कि EIA नॉर्म्स जो थे इसी को 1986 के जो एनवायरमेंट एक्ट था इसको मद्देनजर रखते हुए कब लाया? EIA लाया 1994 में। इसको 1986 में नहीं लाया बल्कि 1994 में इसको लेकर आए। अब देखिए EIA होता क्या है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल माइनिंग, रोड्स, जो भी आप कंस्ट्रक्शन का या फिर इंडस्ट्री जो है आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तब जाके आपको वहां पे अथॉरिटी मिलेगी क्या आपको इंडस्ट्री लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सिर्फ एक कंपनी का रोल नहीं रहता है बल्कि बहुत सारी जो चीजें हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, देखिए, अगर हम बात करें जो EIA प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हमें देखना है। इसमें होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको लगाना है उसके लिए EI करवाना है क्या या नहीं करवाना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसके लिए EI करवाना है या नहीं करवाना है। उसके बाद दूसरा आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग की बात करें, इसका टाइम लिमिट कितना होगा और इसका स्कोप क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका आता है इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस की हम बात करें, क्या इसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, इसको देखना पड़ता है ऑन सोशल पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट, बहुत सारे व्यूज होते हैं, उसके ऊपर देख के आपको बताना पड़ेगा। फिर होता है मिटिगेशंस इन पब्लिक हियरिंग। मिटिगेशंस की बात करें या पब्लिक हियरिंग की बात करें, ये बड़ा जरूरी होता है क्योंकि जब तक पब्लिक का कंसर्न जो है वो लेना पड़ता है, लोगों को पूछना पड़ता है कि हाँ जी, हम आपके एरिया में ये जो इंडस्ट्री जो है लगाना चाहते हैं, क्या इस इंडस्ट्री का कोई नुकसान तो नहीं आपको होने वाला, क्या इसका कुछ, सब समझ लो, पूरी वेरिफिकेशन होती है। तो पब्लिक की हियरिंग भी यहाँ पे जरूरी होती है। डिसीजन मेकिंग में इसका एक प्लान होता है कि जब पब्लिक हियरिंग कंप्लीट होती है तो सेंटर या स्टेट जो अथॉरिटी होती है वो प्रोवाइड करती है फाइनल डिसीजन, क्या हमें यहाँ पे क्या करना है, सब पूरा प्रोसेस देके। और लास्ट पे होता है पोस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। देखो प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में पहला आ गया साइट देखनी पड़ती है, उसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है, उसके बाद EIA को कंडक्ट करना पड़ता है, उसके बाद NOC जो है उसको लाना पड़ता है। NOC के बाद क्या होता है, पब्लिक हियरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग के बाद डिसीजन होता है, तो डिसीजन के बाद क्या होता है, पोस्ट मॉनिटरिंग। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब EIA करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो EIA बनाया गया, लेकिन
जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज जो है फॉलो नहीं करती, उसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें, आपने नाम सुना होगा एलजी पॉलीमर प्लांट। कौन सा? एलजी पॉलीमर प्लांट। ये जो प्लांट है, ये है विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पे है? विशाखापट्टनम के अंदर। यहां पर स्टाइरीन गैस जो है वो लीक हुई थी। कौन सी गैस? स्टाइरीन गैस जो है वो लीक हुई थी। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि यहाँ पे EI के बगैर जो है इस प्लांट को लगाया गया था। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें असम की, असम के अंदर नेचुरल गैस ऑफ ऑयल इंडियन लिमिटेड, नेचुरल गैस ऑफ ऑयल इंडियन लिमिटेड इन ईस्टर्न असम, तनुस्विका डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आग जो है वो नमदार हुई। वो भी किस वजह से हुई? क्योंकि देखो, ये आग लगना या इंडस्ट्री का फेल होना, ये EI होकर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बट ऐसा देखा गया इस प्रोजेक्ट के अंदर कि जो पब्लिक हियरिंग थी, पब्लिक हियरिंग का इशू इसमें आ रहा था और पब्लिक ने इसको पहले ही बताया था कि ये जो आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो टोपोग्राफी थी वो ऐसी थी कि वहाँ पे ऐसा गैस जो है वो नहीं लगा सकते थे। इसीलिए विदाउट पब्लिक का कंसर्न उन्होंने ऐसा किया था, तो ऐसा नुकसान उठाना पड़ा। ओके, उसके बाद क्या होता है? ड्राफ्ट EIA 2020 आता है। 2020 ड्राफ्ट में क्या बताया जाता है? यहाँ पे ये बताया जाता है, अगर आपको एरिगेशन के प्रोजेक्ट या फिर आपको मॉडर्नाइजेशन करनी है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, या कोई डेवलपमेंटल एरिया प्रोजेक्ट होते हैं, या आप रोड को एक्सपेंड कर रहे हैं, नेशनल हाईवे को, उसके लिए आपको जो EIA है वो एग्जेम्प्टेड है, वो नीड नहीं है। ये कब रिपोर्ट आती है? ये ड्राफ्ट बनता है EI 2020 में। अब इसमें क्या है आप जानते हैं, ये बिल्कुल अगेंस्ट EIA है। बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवे ऑल प्रोजेक्ट कंसर्निंग जो है नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, ये EIA को एग्जेम्प्ट कर दिया था। एग्जेम्प्ट क्यों किया गया था? रीजन होता है इसमें। रीजन क्या था कि जो प्रोजेक्ट कंसर्न है नेशनल हाईवे को लेकर, ये डिफेंस और सिक्योरिटी को जो है उसको उसके बिना पर उन्होंने ऐसा किया था। तो अब हम जानते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो अब हम जो 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये आपके, अगर आप फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, या आप UPSC का एग्जाम देना चाहते हो, JKPSC का एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम, अगर आप किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो 100 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट। आप बताइए, जो EIA है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो डिफाइन किस तरह से किया जाता है? क्या वो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग है, प्रिडिक्टिंग एंड इवेलुएटिंग द likely impact of proposed project, or development to define mitigation action to reduce negative impact and to provide positive contribution to the nature environment and well-being? तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का पहला ही जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या कुछ इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट से जो प्रपोज किया गया है बंद हो सकता है, जो डेवलपमेंटल वर्क जो आगे जाएगा क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसके बारे में हमें जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है बात बताता है। EIA कंसल्टेंट एक्रेडिटेड बाय द, इसको कौन करता है एक्रेडिट? वो करता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये इसका आंसर है। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर बताने हैं। स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ IEA, जब EIA प्रोसेस होती है तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले क्या होता है, क्या हम पहले स्कोपिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, पब्लिक हियरिंग करते हैं? देखिए, इसका मैं आपको एक ही बात समझाता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद स्कोपिंग होती है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डेटा होता है, इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, इम्पैक्ट मिटिगेशन होता है, पब्लिक हियरिंग होती है, EIA रिपोर्ट आती है, फिर 8वां होता है रिव्यू, फिर 9 होता है डिसीजन। ये आपको करेक्ट ऑर्डर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको करेक्ट ऑर्डर देखना होगा EIA का, तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। उसके बाद क्या है, आपको बताना है इन दो में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। पहला क्या है,
स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं SEA, इज ए मोर एडवांस्ड टूल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। क्या ये सही है? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ पॉलिसी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। क्या ये सही है? क्या दोनों सही है या कोई सही नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट है SEA, ये मोर एडवांस्ड है टूल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद जो SEA है ये एप्लीकेबल होता है एट द लेवल ऑफ पॉलिसी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। तो इसका आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है, वो क्या है? व्हाट इज एसेंशियल इन एन EIA? तो ऑप्शन है यहाँ पे, दैट अलाउज डिसीजन मेकर्स टू असेस प्रोजेक्ट इम्पैक्ट इन ऑल इट्स फेज। क्या यह सही है? ऐसा होता है या नहीं होता है? दूसरा है, इट अलाउ करता है पब्लिक और अदर स्टेक होल्डर को कि वो अपने व्यू को प्रेजेंट करें और किस तरह से प्लान वो सोचते हैं, डेवलपमेंट प्लान, उसके ऊपर बात करें। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, it contributes to and improve the project design so that environmental as well as socio-economic measures are core part of it। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये इसका हिस्सा है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द इबो। जो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द इबो है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्क्रीनिंग। जैसे मैंने बात की कि स्क्रीनिंग भी एक पार्ट होता है EIA का, तो इसका क्या फंक्शन है? देखिए यहां बताया जा रहा है, टू एसेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट डिजाइन। ये इसका काम नहीं होता है। टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड फैक्चुअल एनालिसिस। बिल्कुल फैक्चुअल एनालिसिस जो है ये होनी चाहिए। और उसके बाद टू डिटरमाइन वेदर ए फुल EIA नीडेड। वहां से पता चलेगा स्क्रीनिंग में क्या फुल EI नीड करनी है या नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? B एंड C बोथ इसका जो है आंसर आएगा। ये है EIA का, यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद बताया जा रहा है जो EIA है ये स्टडी ऑफ प्रोबेबल चेंज इन सोशो इकोनॉमिक एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रपोज्ड एक्शन। अब जो ये प्रपोज्ड एक्शन है ये क्या होता है? क्या ये बायोफिजिकल होता है, जियोलॉजिकल होता है, हाइड्रोलॉजिकल होता है या फिर पोटेंशियल होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बायोफिजिकल। क्या आएगा? बायोफिजिकल जो इसका रहे। नेक्स्ट बात हो रही है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? A detailed assessment of the planned project and selected alternatives compared to the baseline। बिल्कुल डिटेल स्ट्रक्चर असेसमेंट होना चाहिए। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन मेजर्स हाई, मीडियम एंड लो इम्पैक्ट, ये भी होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन सच एज इंडिकेटिंग द क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर विड्रॉन, सीवेज प्रोड्यूस्ड एंड पोल्यूटेंट रिलीज्ड, ये सब के सब होने चाहिए। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए कॉन्टिजेंसी प्लान। कॉन्टिजेंसी प्लान जो होता है वो क्या होता है? तो अगर हम कॉन्टिजेंसी की बात करें वो होता है ए प्लान ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट एन इमरजेंसी एंड टू बी टेकन व्हेन इमरजेंसीज ऑकर। तो इमरजेंसी के टाइम जो प्लान जो है, जो एक्शन जो है लिया जाता है उस टाइम को हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसी प्लान कहते हैं। EIA is dash dash and dash dash environmental impact। तो आप सभी जानते हैं ये बेनिफिशियल है और एडवर्स है। ठीक है, बेनिफिशियल है और एडवर्स है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Dash dash is evident that order to identify, assess and predict the environmental impact। तो कौन हमें एविडेंट देता है? तो इसका आंसर आएगा इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट जो है ये हमें एविडेंट देता है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट। जो प्रिडिक्शन होता है इम्पैक्ट का वो क्या होता है? वो होता है
क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती प्रिडिक्शन के अंदर। EIA इज ए विच हेल्प टू evaluate environmental impact of proposed developmental project और programs। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर जो है क्या क्वांटिटेटिव है, टूल है, सब्जेक्टिव है या क्लियरेंस है करेक्ट आंसर है। उसके बाद बताया जा रहा है जो EI है ए है इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया इंडिया के अंदर। तो EAI को हम इंट्रोड्यूस की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन है 1978, 1976, 1879 या 1789। तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो EIA है ये इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1978। 1978 में ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है ये भी आपने पढ़ा कि किस तरह से दिया गया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। तो इसका जो क्राइटेरिया होता है वो किसके ऊपर बेस होता है। तो जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा, पहले हम टाइप देखते हैं, टाइप और लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये इसका स्क्रीनिंग होता है। टाइप कौन सा कैसा है और लोकेशन क्या है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्कोपिंग की बात आ जाती है कि स्कोपिंग क्या होता है। और जब भी आपको स्कोपिंग के बारे में पूछा जाए इन्वायरमेंटल इश्यू के रिलेटेड, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आइडेंटिफाइंग। क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइंग। उसके बाद आता है EIA जो है इंक्लूडिंग मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग डैश डैश एंड इवैल्यूएशन, इस कौन सा मैकेनिज्म की कौन से 3 मैकेनिज्म है जो ये EIA काम करता है। तो इसके जो मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग जो है मॉनिटरिंग भी होती है, ऑडिटिंग भी होती है और इवैल्यूएशन भी होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑडिटिंग। ओके, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो EIA है इज डैश डैश स्टेप एक्टिविटी। कौन सा ये स्टेप एक्टिविटी है? कितने स्टेप होते हैं इसके अंदर? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। कितने होते हैं? 4 स्टेप एक्टिविटी होती है। उसके बाद है प्रिडिक्शन इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ डैश डैश। यहाँ डैश डैश के अंदर क्या बनना है? प्रिडिक्शन जो है वो इंक्लूड होती है डैश डैश एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट। तो जब प्रिडिक्शन की बात आएगी तो आपको इसका जो आंसर लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा नेचर। ठीक है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट, ये इसका आंसर है। प्रिडिक्शन इज डेटा। प्रिडिक्शन इज डैश डैश डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज। तो कौन सा डेटा है? प्रेडिक्शन इज डैश डैश डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइंटिफिक डेटा। कौन सा है ये? प्रेडिक्शन जो होता है ये साइंटिफिक डेटा होता है। उसके बाद है जी EIA। EIA इज डैश डैश टूल फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो EIA जो है ये एक मैनेजमेंट टूल है। ये क्या है? एक मैनेजमेंट टूल है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर काम आता है। डैश डैश रिक्वायर्ड टू मेजर द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल की जब बात आएगी कौन सा जो है रिक्वायर होता है? वो रिक्वायर होता है स्किल्स। स्किल्स के ऊपर जो है इसको टिक करना होगा। फिर है EIA इज ए डैश डैश रिपोर्ट। अब जो EIA है ये कौन सी रिपोर्ट है? इसका आंसर है एप्लीकेंट रिपोर्ट। EIA जो है ये एक एप्लीकेंट रिपोर्ट है। फिर है जी लीड एजेंसीज डिसाइडेड वेदर इज रिक्वायर्ड और नॉट। लीड एजेंसीज क्या डिसाइड करती हैं क्या ये हो या ना हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? MOEF। ठीक है, MO लीड एजेंसी डिसीजन, लीड एजेंसी डिसीजन ऑन वेदर इशू, वेदर वेदर डैश डैश इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे है डैश डैश इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? EIA। क्या आएगा? EIA आएगा। ठीक है, लीड एजेंसीज डिसाइड करती हैं वेदर EIA जो है रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट।
उसके बाद है लीड एजेंसी डिसीजन ऑन वेदर इशू परमिट डैश डैश आर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे डैश डैश है। लीड एजेंसी डिसीजन ऑन वेदर इशू परमिट डैश डैश आर द प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अप्रूव्ड। वो अप्रूव करेंगी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। उसके बाद आता है EIA इज डैश डैश स्टडी टू डिलिनिएट बिटवीन बेनिफिशियल एंड डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट्स। तो EIA इज ए डैश डैश स्टडी। तो EIA कौन सी स्टडी है, मैक्रो स्टडी होती है, ठीक है, जो डिलिनेट करती है बिटवीन बेनिफिशियल और डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट। उसके बाद आता है जी कौन सा विच और इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे दिया गया हुआ कौन सा लगता है। देखो डिटेल्ड एट्रीब्यूट जो है ये आता है इन्वायरमेंटल के अंदर, रिव्यू लेवल एट्रीब्यूट ये भी आता है, इकोनॉमिक एट्रीब्यूट नहीं आता है। तो जो पहले दो है ये इसका आंसर है, ए एंड बी जो है बोथ इसका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। उसके बाद है EIA। EIA इज डैश डैश कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या ये टाइम कंज्यूम करता है, क्या प्रिवेंटिव, कंट्रोल, शॉर्ट टर्म। क्या लगता है आपको जो इसका आंसर है वो क्या हो सकता है, वो होता है टाइम। कंज्यूम की बात होगी तो यहां से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा टाइम ही इसका आंसर हो सकता है। EIA इज इंटरेस्टिंग लिंक बिटवीन डैश डैश एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। किस और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिंक होता है EIA। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्वायरमेंट। क्या आएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो ऐसा आ सकता है कि आइडेंटिफिकेशन में कंफर्म एंड डैश डैश। आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो कंफर्म होती है और डैश डैश। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा न्यू वन एडेड। क्या आएगा, न्यू वन एडेड। फिर है जी द बेस लाइन स्टडीज इन EIA परटेन टू डैश डैश। अब जो बेस लाइन स्टडी होती है EIA के अंदर वो क्या परटेन करती है। तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल सेटलिंग ऑफ प्रपोज्ड डेवलपमेंट एरिया। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोपिंग प्रोसेस। स्कोपिंग प्रोसेस के अंदर यहाँ जो दिए गए हैं इसके अंदर कौन सा स्टेप जो है वो नहीं आता है। पहला है बेसलाइन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे दिया गया है कि बेसलाइन डिस्क्रिप्शन जो है एंड पोटेंशियल एडिशनल डेटा कलेक्शन नीड्स, ये बिल्कुल होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ कंटीजेंसी प्लान, ये नहीं होता है। डिफाइनिंग सेट ऑफ क्राइटेरिया एसेस द प्रोजेक्ट, ये भी होता है। सेटलिंग ऑफ एक्सपर्ट टीम दैट विल कंडक्ट EIA, ये भी होता है। तो ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट इसका जो है नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोपिंग प्रोसेस। उसके बाद है विच कैपेसिटी बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस। तो इसमें आता है रीजनल कैरिंग कैपेसिटी। रीजनल कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पूछा जाता है कि EIA जो है इज ए वे फॉर्म ऑफ इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कौन सा वे है इवेल्युएटिंग का, इन कंट्रोलिंग का, किसके रिलेटेड आता है ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये दोनों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ गया वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है EIA इज ए डैश डैश रिपोर्ट टू रेलिवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये एक एप्लीकेंट रिपोर्ट होती है। क्या होती है, एक एप्लीकेंट रिपोर्ट होती है। उसके बाद है डैश डैश मस्ट पे प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। तो इसका आंसर आएगा पोल्यूटर। पोल्यूटर मस्ट पे प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम के अंदर वो था EIA में डिफाइन फॉर्मल प्रोसेस यूज्ड टू प्रेडिक्ट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डैश डैश आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिड्यूस्ड कॉस्ट। क्या आएगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर वो है EIA इज ए सपोर्टिंग द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डैश डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे EIA जो है प्रोवाइड करता है फॉर डैश डैश ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट एजेंसीज टू रिव्यू
प्रपोज्ड एक्टिविटीज। तो ये क्या करता है, ये करता है इन्वॉल्वमेंट, किसकी इन्वॉल्वमेंट करता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक की करता है और गवर्नमेंट की करता है, एजेंसीज की करता है, ठीक, सभी की करता है ये। Dash dash is a way of mapping environmental consequences of significant aspect of project। तो इसका आएगा impact prediction, क्या आएगा, impact prediction जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है scale and severity of impact is determined by whether it is reversible or irreversible, ये इसका आंसर है। EIA is necessary because EAI necessary क्यों है, क्योंकि क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट और ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये सब जो डेवलपमेंट होती है ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं, इसीलिए जो है EIA नेसेसरी होता है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फॉल्स, यहाँ बताने कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। लैंड यूज प्लानिंग सिस्टम टू डू द सेम थिंग एज EIA, बिल्कुल होता है। EIA इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा तो नहीं होता है, ना कॉस्टली होता है ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। EI इज इंटेंड टू बी रेशनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यस। EIA इज ए प्रोसेस, यस। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बाकी जो है वो सही है। और क्या पूछा गया है, where undertaken EIA should be used to help determine whether consent is given for development, तो ये है always, ठीक है। The primary reason for environmental impact assessment is to, अब primary reason क्या होता है, identify the environment consequences of development in advance, ये इसका जो है primary reason माना जाता है, ठीक। उसके बाद है environmental impact assessment is environmental impact assessment dash dash is specification, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या इसके अंदर एनर्जी रिसोर्स होती है, क्या साइट जो है इसकी स्पेसिफिकेशन आती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइट, ठीक है। साइट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज EIA मेथोडोलॉजी, यहाँ पे जो दिया गया है इसमें दिया गया है बताना है जो मिटिगेशन है, मिटिगेशन जो है ये EIA मेथोडोलॉजी में आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है EIA procedure identify the possible positive negative impact to the environment resulting from a proposed project, these impact are identified on both dash dash and dash dash टाइम फ्रेम, तो ये आएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों इसका जो है आंसर आएगा, ओके। उसके बाद है हु विल बी डिसाइडेड EI रिक्वायर्ड और नॉट, अब कौन डिसाइड करता है कि EI रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ये जो एजेंसी होती है लीड एजेंसी, ये डिसाइड करेगी क्या ये रिक्वायर्ड है या नहीं है, ओके। तो उसके बाद आता है व्हाट इज EIAS, अब EIAS क्या होता है, इसका मतलब होता है एनवायरमेंटल इंटरनेशनल स्टेट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट, तो क्या इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। EIAS। उसके बाद पूछा जाता है EI जो है एवेल्युएटिंग एंड सिमुलेटर क्वालिटी ऑफ, EI जो है किसका क्वालिटी है, ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट किसका जो है आंसर आएगा। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग इज वेदर प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड डैश डैश एज पर स्टेटरी नोटिफिकेशन, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इसका आंसर आएगा EIA जो है इसका आंसर आएगा। और उसके बाद है मिटिगेशन मेजर्स में बी डैश डैश पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये होता है प्रिवेंटिव, ठीक है। मिटिगेशन मेजर्स में बी प्रिवेंटिव पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इन पब्लिक डिसीजन, क्या होता है ये पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इन पब्लिक डिसीजन, क्या इसका आंसर क्या आ सकता है, यहां ऑप्शन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, GPCB या SPCB। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की जब बात आती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात आती है, ठीक है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज डैश डैश इन पब्लिक डिसीजन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पब्लिक डिसीजन। उसके बाद है डैश डैश प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल टू एक्सप्रेस their concerns and brings transparency in the environmental clearance system,
तो ये है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग जो है ये प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी टू द डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। Public consultation in which concern of the local people regarding the of a project are defined and taken into account in the EIA study। तो इसका आएगा एडवर्स इम्पैक्ट। कौन सा इम्पैक्ट आएगा? एडवर्स इम्पैक्ट इसका आंसर आएगा। Public consultation is generally done in while public participation goes a step ahead and take into account the dialogue, scrutiny, consideration, response, etc। तो ये आएगा आपका क्या हेयरिंग मोड है, पार्टिसिपेशन मोड है, ये आएगा लिसनिंग मोड। क्या आएगा? लिसनिंग मोड यहां पे आएगा। Public involvement was introduced in it the form of public hearing। कब हुई है पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट? पहले नहीं थी। कब आई? 1997 में। ठीक है, 1997 में अगर आप EIA के बारे में पढ़ेंगे वहां पे अगर आपको ये पूछा जाएगा कि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कब हुई, 1997 में इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई। ठीक है, उसके बाद है जो द पब्लिक कैन हैंड ओवर द रिटन सजेशन। हर एक के लिए टाइम होता है ना, अब पब्लिक भी जो है हैंड ओवर द रिटन सजेशंस या व्यूज या कमेंट्स एंड ऑब्जेक्शन टू SPCB विद इन डैश डैश ऑफ रिलीजिंग सच नोटिस। तो इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो होता है 1 महीना। ठीक है, 30 दिन, 30 डेज। उसके बाद है जी project developer will get a NOC from SPCB and submit application to the secretary to get environmental clearance। अब जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसको क्या चाहिए? NOC चाहिए। कहां से? SPCB से। एंड सबमिट करता है एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी टू गेट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? MOEF। ठीक है, MOEF। डैश डैश is then given the opportunity to react to the substantive issue and concern raised। तो प्रोपोनेंट, पब्लिक कंसल्टेंट, MOEF या है प्रोड्यूसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्रोपोनेंट। क्या आएगा? प्रोपोनेंट जो है इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्या है? डैश डैश have been adequately consulted and have been part of the various decision making process। तो यहां पे किसका है? कौन इसका ऑप्शन हो सकता है? पब्लिक, MOEF, स्टेक होल्डर्स या नन ऑफ दी एबो। तो इसका आंसर आएगा स्टेक होल्डर। ठीक है, stakeholder have been adequately consulted and have been part of the various decision making process। okay, next है public hearing is a mechanism by which parliamentary committee obtain dash dash expert opinions and a proposed piece of legislation। अब क्या ऑब्टेन करती है जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है? इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, पोटेंशियल या नन ऑफ दी बो। तो वो करती है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। क्या करती है? इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करती है। उसके बाद है व्हाई होल्ड ए पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग को होल्ड क्यों किया जाता है? पार्लियामेंट्री कमेटी टू विच प्रपोज्ड लेजिस्लेशन नहीं। पब्लिक हियरिंग इज टू प्रोवाइड, obtain and exchange information among the parliamentarians, experts। जी हाँ, पब्लिक हियरिंग की वजह से जो पब्लिक हियरिंग होती है वो प्रोवाइड करना या obtain and exchange करना इंफॉर्मेशन को। तो ये इसका आंसर आएगा। इसलिए ये जो है पब्लिक हियरिंग जो है उसको होल्ड किया जाता है। उसके बाद आता है पब्लिक हियरिंग एंड कम्युनिटी मीटिंग लाइज इन लीगल।
तो क्या लीगल करती है डैश डैश ओवर कैपेबिलिटी, कॉम्प्रेंसिव, प्लानिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पब्लिक हियरिंग क्या करती है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, पब्लिक पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूट्स ए की कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, पब्लिक की बात जब आएगी तो हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक की। ठीक है, उसके बाद है विच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय पब्लिक हियरिंग। तो पब्लिक हियरिंग टाइम कौन सी जो एक्टिविटीज हैं वो लाई जाती है, इसमें सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द मीटिंग, ये जो है इस एक्टिविटी को देखा जाता है। उसके बाद क्या है, डैश डैश इज considered as valuable source of information in local area। तो इसका आंसर क्या आएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज इफेक्टिव वे टू रिड्यूस। अब पब्लिक जो इन्वॉल्वमेंट है वो इफेक्टिव वे होता है टू रिड्यूस। क्या रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव होता है, प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, देखना, ये पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का जो है ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद आता है objective of the public hearing are then made clear to the objective of the public hearing are then made clear to the dash dash। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक हियरिंग। तो इसका आंसर आएगा पार्टिसिपेंट्स। क्या आएगा, पार्टिसिपेंट्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोपोनेंट is given an opportunity to make a presentation on the project dash dash। प्रोपोनेंट जो है ये क्या देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि एक प्रेजेंटेशन बनाई जाए ऑन द प्रोजेक्ट। किसके प्रोजेक्ट के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी देता है, क्या EIA, EIS या NOC। तो ये जो आंसर इसका आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, EIS इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है मोस्ट पब्लिक हियरिंग लास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट डैश डैश और वेल अटेंडेड। तो इसका जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8 आवर्स। कितनी होती है, 8 आवर्स जो है इसकी टाइमिंग होती है। ठीक है, सॉरी 5 आवर्स, 5 आवर्स इसकी हियरिंग जो होती है वो 5 आवर्स होती है। मोस्ट पब्लिक हियरिंग लास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट और वेल अटेंडेड, अबाउट डैश डैश होता है, ये होता है 5 घंटे। ठीक है, 5 आवर्स जो है इसकी टाइमिंग दी जाती है। ओके, उसके बाद है जी डैश डैश मेड ऑन द नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ एन इम्पेंडिंग पब्लिक हियरिंग। डैश डैश क्या जो सिलेक्शन होती है कहाँ पे हो जाती है, इसको नेशनल रेडियो और टेलीविजन के ऊपर बताया जाता है कि आज वो जगह जो है वहां पे इनॉग्रेशन होने वाली है, वहां पे ये चीज है, EI होने वाला है। तो ये सब कुछ जो है, ये सिलेक्शन जो है ये नेशनल रेडियो पे आपको, टेलीविजन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद है नो ऑफिशियल डैश डैश इज टेकन ड्यूरिंग ए पब्लिक हियरिंग। क्या एक्शन, रिएक्शन, अनाउंसमेंट, इन्वॉल्वमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्शन। नो ऑफिशियल एक्शन इज टेकन ड्यूरिंग ए पब्लिक हियरिंग। अ डैश डैश और इक्वल इन हैव इक्वल राइट्स टू अटेंड मीटिंग्स। किसके इक्वल राइट होते हैं ताकि वो मीटिंग को अटेंड करें। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है मेंबर्स। मेंबर्स आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट्स। उसके बाद है ऑल काउंसिल मीटिंग बी ओपन टू द डैश डैश बट द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट मेंबर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, पब्लिक। ठीक है, ऑल काउंसिल मीटिंग हैव ओपन टू द पब्लिक बट द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट मेंबर्स, राइट। उसके बाद है डैश डैश आर also sent to all statutory government department informing them of the public hearing dash dash or also sent to all statutory government department information them of the public hearing। तो ऑप्शन आपके सामने है, न्यूज, पॉलिसी, लेटर
या एटिस्ट्रा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेटर। नेक्स्ट क्या है, डैश डैश में आल्सो हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन द असेसमेंट रिजल्ट। ऑप्शन है एक्सपर्ट, पब्लिक या कंसोलर। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में आल्सो हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन द असेसमेंट रिजल्ट। ओके, यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है न्यू डैश डैश इन्वॉल्विंग रिसेटलमेंट और डिस्प्लेसमेंट विल रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो न्यू क्या आ सकता है, न्यू प्रोजेक्ट की बात होगी। न्यू जो प्रोजेक्ट होंगे वो इन्वॉल्विंग रिसेटलमेंट। ओके, उसके बाद आता है who will reveal new information, improve understanding and enable better choices। वो होते हैं पब्लिक कंसल्टेशंस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये रिवील न्यू इंफॉर्मेशन, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग और इनेबल बेटर चॉइसेस। तो पब्लिक कंसल्टेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश डैश इज प्रोसेस फॉर पब्लिक हियरिंग। कौन सी प्रोसेस होती है फॉर पब्लिक हियरिंग के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिकोरम। डिकोरम इज एक प्रोसेस है किसके लिए, पब्लिक हियरिंग के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखो अब कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग डैश डैश अमंग पब्लिक ऑन करंट इन्वायरमेंटल इशू एंड सोल्यूशन। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस क्या होगा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पब्लिक ऑन करंट इन्वायरमेंटल इशू एंड सोल्यूशन। फिर है जी नन ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी फॉर इक्विवेलेंट for equivalent in the EIA procedure for both the public of the affected party। तो इसका आंसर आएगा पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या आएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है जी डैश डैश में इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन जो है इसका आंसर है। उसके बाद है पब्लिक पार्टिसिपेशन आर एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड स्टाफ डैश डैश। तो इसका आंसर आएगा रिसोर्सेज। यहां पे क्या आएगा, रिसोर्सेज इसका आंसर आएगा। फिर है जी पब्लिक पार्टिसिपेशन इंप्लाइज दैट द पब्लिक कंट्रीब्यूशन विल इन्फ्लुएंस द। पब्लिक पार्टिसिपेशन इंप्लाइज दैट द पब्लिक कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिसीजन। क्या आएगा, डिसीजन। डैश डैश मेकिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द EIA प्रोसेस। डैश डैश मेकिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द EIA प्रोसेस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिसीजन। क्या आएगा, डिसीजन मेकिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द EIA प्रोसेस। फिर आ जी पब्लिक पार्टिसिपेशन हाउ देयर। पब्लिक पार्टिसिपेशन डैश डैश हाउ देयर इनपुट अफेक्टेड डिसीजन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कम्युनिकेट। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन यहां पे जो है डैश डैश है हाउ देयर इनपुट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कम्युनिकेट। ओके, उसके बाद है डैश 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 are held as part of the public inquiry process। स्टेक होल्डर, पब्लिक हियरिंग, कंसल्टेंट या पार्टिसिपेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग आर हेल्ड एज पार्ट ऑफ द पब्लिक इंक्वायरी प्रोसेस। डैश डैश पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ। डैश डैश पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, हियरिंग। हियरिंग। प्रोडक्टिविटी कमीशन एक्ट डैश डैश। प्रोडक्टिविटी कमीशन एक्ट डैश डैश does require participant to be truthful in their remarks। तो कौन सा कमीशन है जो प्रोडक्टिविटी कमीशन एक्ट कब हुआ था पास, जो ये देता है कि आपको
अपने रिमार्क्स जो हैं वो रखने हैं, ठीक है, पूरी इजाजत देता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1999। नेक्स्ट क्या है, डैश डैश हैड बिकम ए डैश डैश, had become a dash dash routine and expected features of public policy making। तो इसका आंसर आएगा पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या आएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस legitimacy is also connected to, process legitimacy is also connected to। तो इसका आंसर आएगा ट्रस्ट। क्या आएगा, ट्रस्ट के ऊपर जो है legitimacy जो है वो कनेक्ट होती है। डैश डैश वाज इंट्रोड्यूस इन 1997 इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक हियरिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट 1997। फिर है जी, पब्लिक शुड हैव ए से इन डैश डैश अबाउट एक्शंस दैट कुड अफेक्ट इट्स मेंबर लिव्स। तो इसका आंसर आएगा डिसीजन। क्या आएगा, डिसीजन इसका करेक्ट आंसर है। फिर है जी, पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोवाइड participants, public participations provides participants with the information they need to dash dash in a meaningful way। तो इसका आंसर आएगा participate। क्या आएगा, participate इसका आंसर आएगा। dash dash is democratic government in public decision। तो ऑप्शन है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जीपीसीबी, एसपीसीबी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा पब्लिक पार्टिसिपेशन। Public involvement is effective way to problems। Public involvement is effective way to dash dash problems। प्रॉब्लम क्या वो इंक्रीज करेंगे, बेनिफिशियल होती है या रिड्यूस करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिड्यूस करेंगे। रूल्स शुड बी डैश डैश फैसिलिटेटिंग वाइडर अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लियर एंड सिंपल। Rules should be clear and simple, facilitating wider understanding and participations। Dash dash of who shall preside our meeting in the absence of the mayor and the mayor prom। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका वो क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज है, लैंड है, डिजाइनेशन है या एटीट्यूड है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिजाइनेशन। ठीक है। विच इज टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर आएगा नॉमिनल। नॉमिनल जो है ये टाइप है पार्टिसिपेशन की। फिर आज आपका पार्टिसिपेटरी टूल्स आर स्पेसिफिक एक्टिविटीज डिजाइनेड बाय डिजाइनेड टू एनकरेज जॉइंट एनालिसिस लर्निंग एंड डैश डैश। टूल, डिजाइन, एक्शन या इन्वॉल्वमेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्शन। ठीक है। तो ये थे कुछ 100 क्वेश्चन जो